हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इसके बारे में डिटेल समझाएंगे। देखिए, ये स्मॉल ट्रांसफार्मर की बॉबिन की डिजाइनिंग की आता है क्वेश्चन। तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसमें कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को आप एक बार मशीन में पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। कुछ डेटा आप टेबल से लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसका। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आना चाहिए। ठीक, आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर का जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका फार्मूला होता है, देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका जो फार्मूला होता है ई इक्वल टू 4.44 एफ इंटू 5 एम इंटू टी। टी को यहाँ पे हमने जो टी कहा है, आप लोग जब मशीन में इसे पढ़ रहे थे तो इसे एन से पढ़ रहे थे। किससे पढ़ रहे थे? कैपिटल एन से। तो इसे एन में कहूँ, N1 N2 लेते थे। तो यहाँ एन का मतलब हुआ था नंबर ऑफ टर्न्स हुआ करता था। यहाँ पे भी वही मतलब है, सिर्फ वर्ड बदला हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँ, जहाँ एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी है। क्या भाई? फ्रिक्वेंसी है। फाई एम क्या है? मेन फ्लक्स है, या मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक। और टी हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, लपेटों की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स। इसी को आप एन से पढ़ते थे। कब? जब मशीन में मैंने पढ़ाया था तब। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। अब यहाँ जो हमारा फाई है ये होता है बी इंटू ए। क्या होता है? फाई जो होता है ये बी इंटू ए होता है। इसे भी मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यदि मैं कहूँ कि 100 टर्न में ईएमएफ है, 100 टर्न में ईएमएफ है, तो एक टर्न में कितना होगा? तो आप कहेंगे कि हम 100 में से ई का भाग दे देंगे तो एक टर्न का निकल के आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ हम निकालेंगे टर्न। ठीक, टर्न प्रति वोल्ट, टर्न प्रति वोल्ट। ठीक, टर्न प्रति वोल्ट निकालेंगे तो हम यहां निकालेंगे क्या? टोटल टर्न। टोटल टर्न, ठीक, टोटल टर्न होगा। और अपान में क्या हो जाएगा भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये किस में होगा? वोल्ट में। किस में? वोल्ट में। क्लियर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, टोटल टर्न को किससे डिनोट कर रहे हैं? टी से। अगर मैं इसे कहूं टी अपान के ई, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां ई क्या है आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। फिर से देखेंगे, जहां हमारा ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और टी हमारा क्या है? टोटल टर्न। हमने क्या निकाला है? टर्न प्रति वोल्ट। टर्न प्रति वोल्ट की अगर यहाँ मैं कहूँ टर्न प्रति वोल्ट की संख्या लिखूँ, ठीक, या नंबर ऑफ टर्न प्रति वोल्ट की संख्या लिखूँ, तो यहाँ आपकी निकल के आएगी। आप कहेंगे कि टी हमारा टोटल टर्न पता हो। वही बात मैंने बताया कि अगर 100 टर्न है तो एक टर्न में, 100 टर्न में हमारा ईएमएफ है, तो एक टर्न में मैं निकालूँ तो 100 बाई ई ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ टी मतलब क्या है? टोटल टर्न है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल। और टर्न प्रति वोल्ट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? टी ई से। किससे भाई? टी ई से। तो एक फार्मूला यहां मिल के आया आपके पास। कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। एक फार्मूला ये मिला। एक फार्मूला तो ये था, आपको बताया गया था, और एक फार्मूला और मिल गया आपके पास, ये मिल गया। ठीक, अब यहां पे देखेंगे जो हमारा ई है। ठीक, फिर से देखेंगे जो हमारा ई है, जैसे जूम कम कर रहा हूं, ई के स्थान पे अगर ये वैल्यू, हम ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहां पुट करें, कहां? ई के स्थान पे, तो हमारा क्या मिलेगा? देखेंगे, टी इक्वल टू टी कैपिटल टोटल टर्न और अपान के 4.44 इंटू एफ इंटू 5 और ये कैपिटल टी। ठीक, ये कैपिटल टी। अब इस टी से इस टी को कैंसिल कर देंगे तो हमारा मिलेगा क्या? टी ई इक्वल टू 1/4 पाई 4.44 एफ
इंटू 5m, ये हमारा मिलेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने कहाँ से रखा, ये ई वाले इक्वेशन से, ई वाले इस इक्वेशन से, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। अब यहाँ से हम अगर फाइम निकालें, ये फाइम निकालें, तो आप कहेंगे सर फाइम हमारा जो हो जाएगा 1/4.44, ठीक, एफ इंटू टी ई, एक समीकरण आपका ये मिल जाएगा, ठीक, मिलेगा। और ये देखो फ्लक्स है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न प्रति वोल्ट, यही इसका मात्रक हो जाएगा टी का, इसका मात्रक टर्न प्रति वोल्ट इसका, क्योंकि ये है टर्न में और ये वोल्ट में, ठीक। और ये इसका ई का मात्रक जो होता है वो वोल्ट में होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा तो वीए दिया रहेगा। वीए क्या होता है, देखिए यहाँ वीए, तो वीए ये भी, वीए ये भी, ये भी, तो अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊँ तो एक ही लिस्ट, एक यहाँ चलेंगे ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे इसका टीई की वैल्यू ये। तो ये समझने वाली बात क्या है, देखो टेबल आपको एग्जाम में मिलेगा, टेबल समझने वाली बात ये है कि वीए दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में कहा रहेगा कि 100 वीए, ठीक, 1000 वीए, 75 वीए, 200 वीए, जो भी वीए दिया रहेगा। वीए क्या होता है, केवीए कहते हैं, जब आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में कहते हैं, तो वैसे ही ये वीए चूंकि स्मॉल ट्रांसफार्मर है और 1000 वीए तक, यानी 1 केवीए तक के नीचे का ट्रांसफार्मर की आपकी डिजाइनिंग करना होता है। अगर बड़ी आपके ट्रांसफार्मर की डिजाइन करना पड़ेगा तो प्रोसेस आपका यही होगा, लेकिन ये वीए रेटिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ अगर मैं कहूँ 1 केवीए से नीचे के ट्रांसफार्मरों की आपकी डिजाइनिंग करना है, तो अब यहाँ पे वीए के अनुसार हम देखेंगे टीई की वैल्यू ले लेते हैं टेबल से। इस टेबल को हमने इसलिए दिखाया कि यहाँ आपके पास वीए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 100 केवीए, 500 केवीए या 100 वीए, 200 वीए, 50 वीए के आपके ट्रांसफार्मर के डिजाइन करना है। तो वीए देख के उसके सामने वाली टीई की वैल्यू ले लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं कहूँ कि 100 वीए का आपका ट्रांसफार्मर है तो 4.6 टीई की वैल्यू हो जाएगी। 500 वीए का है तो आपका इधर है 2, देखेंगे कितना है भाई, 2 है। अगर मैं कहूँ कि 1000 वीए का है तो कहेंगे 1.6, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, टीई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये टेबल आपके एग्जाम में मिलेगी और इस टेबल को लेना है, वहां से देख सकते हैं। टेबल देखने का तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ आपको केवल टीई की वैल्यू फाइंड करना है। टीई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप वीए देखेंगे क्वेश्चन से, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहां दिखाऊंगा आपको। अब अगर कहा जाए टीई की वैल्यू आपको मिल जाएगी टेबल से, एफ आपको पता ही होता है 50 होता है, फाइम आपका निकाला जा सकता है, तो ये कैलकुलेट करके फाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आपको पता है एक फार्मूला और कि फाइम जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी एम इंटू ए एम या ए के, यहाँ ए आई कह रहे हैं हम, ठीक। ये आपका क्या है कि जहाँ आपका देखेंगे, ये मैं लिख दे रहा हूँ, फाइम को तो आपको पता ही है कि हमारी क्या है, कोर की फ्लक्स है, जिसे आपका मैक्सिमम फ्लक्स या मेन फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ बी एम क्या है, बी एम है आपका कोर की फ्लक्स डेंसिटी है, ये क्या है भाई, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व तो कह सकते हैं, ठीक है। और ए क्या है, कोर का एरिया है, ए क्या है, कोर का एरिया है। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक, ए आर ई ए, ये क्या है, एरिया है। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला ये भी मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ये वाली वैल्यू को फाइंड करूं, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ, ए आई इक्वल टू ये हो जाएगी आपकी क्या, फाइम अपान के बी एम। क्लियर हुआ, यहाँ से ये निकाला जा सकता है। देख लीजिए इस पेज का पूरा, और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हमारा क्या मिला, टोटल कोर एरिया अभी मैंने निकाला, इसी को हम किससे डिनोट कर रहे थे भाई, ए आई से, इसी को डिनोट कर रहे थे, ठीक। टोटल कोर एरिया हमारा क्या आएगा, फाइम अपान बी एम, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक खास बात मैं बता दे रहा हूँ कि छोटे ट्रांसफार्मर के लिए
जो फ्लक्स घनत्व का वैल्यू हम लेते हैं 1 वेबर, यानी हमें कहूँ छोटे ट्रांसफार्मर के लिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट करके लिख रहा हूँ, फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर, ठीक, स्मॉल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए है, स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए Vm की जो वैल्यू होती है, ये जो Vm है फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना लेते हैं भाई? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये डेटा आप याद करके रखेंगे कि स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो हम Vm की वैल्यू लेते हैं वो हमारा कितना हो जाता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? इस वाले फार्मूले से। इस वाले फार्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टीई की वैल्यू रखेंगे हम टेबल से। देखिए यहाँ मैं इसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि टीई की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से मिलेगी? हमें टेबल से मिलेगी। और एफ की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 50 होता है। तो फाइम आप कंसिडर कर सकते हैं। इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो टोटल एरिया भी आपकी निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 रखी जाएगी, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके रखेंगे तो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ इस फार्मूले से ये हमारा देखेंगे हमने इसके पास में रख दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, कन्फ्यूजन मत रखिएगा बिल्कुल भी, यही फार्मूला आपका मेन फार्मूला है। तो इस फार्मूले से आपका एक चीज़ देख रहा है कि हमारा जो है ए आई एंटी प्रोपोर्शनल है किसके? बी एम के। अगर बी एम हमारा बढ़ रहा है तो ए आई क्या होगा? घटेगा। ठीक, तो इस वजह से कह सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी की अगर मान अधिक होगा तो एरिया कम लगेगा। क्लियर? या फ्लक्स डेंसिटी का मान हमारा कम होगा तो एरिया हमारा अधिक लगेगा कोर का। अब यहाँ देखेंगे एक बात और आती है कि एक फार्मूला और यहाँ आपका बनता है स्कैटरिंग फैक्टर का। किसका भाई? स्कैटरिंग फैक्टर का। स्कैटरिंग फैक्टर का इसे बोलते हैं आप पटलन गुणांक। क्या बोलते हैं भाई? पटलन गुणांक। ये क्या होता है पहले समझेंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ कि स्कैटरिंग फैक्टर क्या होता है। आपको एक बात बताया गया होगा जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है तब, कि ट्रांसफार्मर जब भी आपका बनाया जाता है वो पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। किससे भाई? पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियाँ। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये है 1 परत 2 परत, ये ऐसे पतली पतली परत की क्या होती हैं? पत्तियाँ होती हैं। और इनको प्रत्येक पत्तियों को लेमिनेट किया जाता है वार्निश से। वार्निश की कोटिंग की जाती है, उसके बाद इसे लगाया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक पत्ती 0.005 mm की होती है, आपके 0.05 mm की कोटिंग होती है किसकी? लेमिनेशन की। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि पतली पतली लेमिनेटेड कोटिंग है किसकी? वार्निश की। तो एक्चुअल जो आपका एरिया है, एक्चुअल आपका एरिया कौन है? ये है। इस एरिया से अधिक आपका क्या हो जाता है? टोटल एरिया हो जाता है किसका? ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का एरिया जो होता है, कोर का एरिया, वार्निश लगने के कारण और मोटा अधिक हो जाता है। किसने? जो एक्चुअल में है उससे अधिक हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं ग्रॉस निकालूं, टोटल निकालूं, वार्निश वाले हिस्से को निकाल दूं या पटलन गुणांक वाले हिस्से को निकाल दूं, तो जो मेरा बचेगा वो आपका ग्रॉस यानी टोटल एरिया आपका बचेगा जो एक्चुअल में आपका चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस प्रकार यहाँ से पटलन गुणांक का जो फार्मूला बन के आया, ये हमारा बन के आया कि टोटल जो हमारा एरिया ये था, ठीक, जो हमारा एक्चुअल में था, और ये हमारा एरिया कौन सा निकल के आया कि टोटल हमारा ग्रॉस एरिया, यही हमारा क्या है? आई जी का मतलब यह है हमारा ग्रास एरिया। यहाँ से अगर मैं ग्रास एरिया का निकालूं जो हमारा एक्चुअल में चाहिए, संपूर्ण चाहिए, संपूर्ण मतलब ग्रॉस का मतलब संपूर्ण कह सकता हूँ, संपूर्ण एरिया चाहिए, तो हमारा पटलन गुणांक से अगर मैं भाग दे दूँ तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? संपूर्ण एरिया। तो यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकालूंगा भाई? ग्रॉस एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये ए आई अपॉन के एस, और के एस की जो वैल्यू रखी जाती है यहाँ मैं दिख रहा हूँ, जो के एस की वैल्यू होती है वो 0.9 होती है। कितना होता है भाई? 0.9 होती है। चूँकि फैक्टर है तो इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, ये के एस की वैल्यू होती है। अब हमारा नई हेडिंग क्या हो जाएगी भाई? नई हेडिंग हो जाएगी साइज ऑफ स्टैंपिंग। क्या हो जाएगी? देखेंगे साइज ऑफ स्टैंपिंग। इसमें क्या होता है आपको बताया जा चुका होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर का जो टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई?
ई टाइप का होगा, आई टाइप का होता है, यू टाइप का होता है, टी टाइप का होता है, इतने ही। ठीक, इतने टाइप का आपको बताया गया है। ठीक, तो इन्हीं टाइपों में से आप कौन कौन सा टाइप ले रहे हैं। जैसे देखें, आप अगर एक ट्रांसफार्मर इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से अगर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो एक यू टाइप का लिया फिर मैंने, और एक इधर से देखेंगे हमने टी टाइप का लिया। तो ये इस तरीके से बना, इस पर हम बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं कहूँ ई ले रहा हूँ, देखेंगे एक इधर से लिया, ठीक, इधर से, और पुनः एक इधर से लिया, इधर से, तो ये हमारा ई टाइप का बना, फिर भी ऐसे बन गया। ऐसे ही अगर मैं ई ले रहा हूँ और एक आई ले रहा हूँ, इस तरीके से बना, या मैं आई लिया और यू लिया, इस तरीके से मेरा बना। तो इसी प्रकार से स्टम्पिंग हमारा इनमें से किन्हीं दो किसी एक टाइप से भी लिया, जैसे ई दो ले लिया, या ई आई लिया, या यू आई लिया, या यू और टी लिया, कोई भी एक प्रकार का लिया जा सकता है। तो इस प्रकार को हम अगर देखेंगे हमने किस प्रकार से लिया है, ये हम टेबल्स लेते हैं। टेबल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिया इस तरीके से लिया, ये एक कोर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक कोर हमारा ये लिया, देखें ये हमारा, ये ऊपर से देखेंगे इधर से ई बनता हुआ दिखाई दे रहा, और एक इधर से सिंगल लाइन आई है, तो ये हमारा ऊपर से तो बना होगा ई, और ये ई और आई मिलके बना हुआ है। इधर की ले रहे हैं तो ये देखेंगे ये इधर से यू, ठीक, इधर से यू और इधर से टी, तो यू और टी टाइप का है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो यही हमारी स्टैंपिंग है। इस स्टैंपिंग में कौन कौन सी भुजा कितनी मोटी होती है, देखें कुछ भुजा का नाम क्या होता है। जैसे इधर का भुजा है, इधर की भुजा की जो लंबाई चौड़ाई दिया है, ये इधर की लंबाई बी दिया है, इधर जो दिया है वो सी दिया है, ये बीच का दिया हुआ है वो डी दिया है, ये ए दिया है और ये डी दिया है, और इधर एरिया जो दिया है ई दिया है। अब इसकी जो लंबाई आएगी ई की वो इसके बराबर ही होगी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ये 5 नाम दिए हैं। ठीक, ऐसे इसमें भी देखेंगे बी पी सी ए एफ, ऐसे ई नाम के ऐसे नाम दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे टेबल से इनकी वैल्यू लेंगे। जैसे देखिए, अब मैं टेबल को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका टेबल है और छोटा कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, यहाँ जो स्टैंपिंग ली गई है वो ई और आई टाइप की ली गई है, और इनमें ए बी सी डी ई की जो वैल्यू है वो हमारा लिया गया है। तो ए बी सी डी ई की वैल्यू हम लेंगे किसके अनुसार, यहाँ इसके अनुसार। ठीक, यहाँ हम इसके अनुसार यहाँ पे, ठीक, इसके अनुसार हम लेंगे इसकी वैल्यू ए बी सी डी ई की। ठीक, डायमीटर और होल भी हमारे यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है। दूसरी टेबल हमारी यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ टी और यू टाइप का लिया गया है, उसके लिए ए बी सी डी एक ही माप है। यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि जो भी रो का लेंगे, अगर हम इस रो का ले रहे हैं तो ये चारों डेटा एक ही रो का लेंगे, ये वाले ले रहे हैं तो इस रो का चारों डेटा लेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आधा डेटा इसका आधा डेटा इसका। ऐसी एक बात और आगे की ओर मैं चल के दिखा रहा हूँ आपको, देखेंगे ई टाइप की स्टैंपिंग का है, केवल ई टाइप की। अगर मैं 2 ई टाइप का ले रहा हूँ तो वहाँ पे ये डेटा आपका भरा जाएगा। क्लियर है। ये आपको एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ एक टेबल प्रोवाइड की जाती है, उसमें ये डेटा आपको मिला रहेगा। क्लियर, इससे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, साइज ऑफ स्टैंपिंग के बाद आपका ये फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ध्यान से देख लीजिएगा, ये मेरा ई और एक ई टाइप का है और एक आई टाइप का है। ई आई टाइप की स्टैंपिंग का है। जिस टाइप के आपने स्टैंपिंग ली है, किसी एक टाइप का स्टैंपिंग का आप बनाएंगे। ठीक, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें सारे डेटा को आपको दिखाया गया है। यहाँ डी डेटा ये है, ए डेटा ये है जिसपे लिखा हुआ है सेंट्रल लिम्ब। ठीक, डी डेटा ये है, ई डेटा आपका देखेंगे इसकी जो मोटाई है वही इसकी मोटाई होगी ये, इसलिए ई यहाँ पे भी बी यहाँ पे, और ये डेटा आपको सी दिया। अभी मैंने इस डेटा को दिखाया, तो इस डेटा को ध्यान से देख लीजिएगा। ये साइज आप स्टैंपिंग की जगह आपको बनाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। अब हमारा क्या बनेगा भाई, वाइंडिंग की डिजाइन करेंगे। किसकी डिजाइन करेंगे भाई, वाइंडिंग की। किसके, ट्रांसफार्मर के।
तो अब यहाँ पे आपको देखेंगे वाइंडिंग डिजाइन के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। देखेंगे VA आपके पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अच्छा, VA जो है, अगर मैं कहूँ कि आउटपुट की VA, कौन सी? आउटपुट VA। और क्या पता होना चाहिए? इनपुट VA, कौन सी? इनपुट VA, या मैं कह दूँ कि लॉसेस कह सकता हूँ। और क्या पता होना चाहिए? एफिशिएंसी। क्या पता होना चाहिए? एफिशिएंसी। इसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो आउटपुट अपान इनपुट होता है। क्या होता है भाई? यहाँ मैं लिखूँ, अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ, इनएफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है VA आउटपुट अपान VA इनपुट। क्लियर हुआ? अब यहाँ से अगर मैं इनपुट VA निकालूँ, क्या निकालूँ भाई? इनपुट VA, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट VA अपान के एफिशिएंसी, ये एक फार्मूला बनेगा। यहाँ है आई, समझिएगा, 1 नंबर बिल्कुल समझिएगा, एक फार्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पे आपको पता है क्या कि VA का मतलब क्या होगा? वोल्टेज और करंट। तो अगर मैं कहूँ कि इनपुट की करंट को हम कहेंगे क्या? प्राइमरी करंट। क्या कहेंगे? प्राइमरी करंट। इनपुट की करंट होगी, यही आपकी प्राइमरी करंट होगी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? देखेंगे, आउटपुट VA, ठीक, अपान के इफिशियंसी इनटू V में कहूँ ये वाला V, या इसी को कहूँ VP कह दे रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज में कह रहा हूँ और इसकी करंट, प्राइमरी की करंट को IP कह रहा हूँ। अब यहाँ VA का मतलब है एम्पियर, लेकिन यहाँ करंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं। तो IP का फार्मूला हमें पता चल गया। क्या हो गया IP का? देख लीजिए, IP इक्वल टू हमारा हो जाएगा VA अपान इफिशियंसी इंटू इनपुट का वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे ट्रांसफार्मर के लिए नोट करके लिख लीजिएगा, छोटे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है, छोटे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है वो 80 से 90% रखी जाती है। कितना भाई? 80 से 90%। किसके लिए? फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए। स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो इफिशियंसी रखी जाती है वो 80 से 90% रखी जाती है। अब यहाँ पे बाइंडिंग का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, वाइंडिंग का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसे हम स्मॉल a से दिखा रहे हैं। प्राइमरी बाइंडिंग का निकाल रहे हैं, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए भाई? प्राइमरी बाइंडिंग का, ठीक। किसके लिए? प्राइमरी बाइंडिंग का जो क्षेत्रफल होगा, प्राइमरी बाइंडिंग का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे? AI से। स्मॉल ए डैश कह दे रहा हूँ या AI कह सकता हूँ, इसे P से। P मतलब प्राइमरी, A', P। देखेंगे जो हमने कोर का एरिया निकाला था वो कैपिटल A से निकाला था, लेकिन यहाँ हमने स्मॉल ले रखा। क्लियर है? तो अब यहाँ से जब निकालेंगे स्मॉल A' का P, यहाँ तो इनपुट की करंट और अपान के करंट डेंसिटी, क्या निकालेंगे भाई? करंट डेंसिटी। जैसे आप उसके लिए निकाले थे सेम वैसे ही करंट डेंसिटी उसके लिए जब निकाले थे। तो फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, आपको बताया गया होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बिहेव करता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बिहेव करता है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो करंट जैसा बिहेव करेगी अपान फ्लक्स डेंसिटी, ये आपका टोटल एरिया निकल के आया था। वैसे यहाँ पे भी वही चीज़, करंट आपका और करंट डेंसिटी, ये आपका निकल के आएगा, टोटल एरिया निकल के आएगा किसका? बाइंडिंग का। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी, करंट डेंसिटी की जो वैल्यू होती है कापर के लिए चाहे देखेंगे कापर का अगर तार ले रहे हैं उसकी कापर की करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है 2.3 एम्पियर पर mm²। ये आपकी करंट डेंसिटी होती है किसकी? कापर के लिए। इसे भी नोट कर ले सकते हैं, ये क्या है आपका? नोट कर सकते हैं। ये आपका फिक्स है, ठीक। चाहे आपका कापर का मोटा तार हो चाहे आपका कापर का पतला तार हो, उसकी करंट डेंसिटी कम नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ
कॉपर के लिए है। क्लियर है? ये करंट डेंसिटी कितनी है उसकी 2.3 एम्पियर पर mm², ये कॉपर के लिए है। ठीक, कॉपर की करंट डेंसिटी इतनी है। ठीक, तो इसे इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो आपका आई आपको पता ही रहेगा। ठीक, आई आपको पता रहेगा और ये आपको निकल जाएगी, तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा। क्योंकि वी ए आपके पास पता है ना, जब वी ए पता है तो आई यहाँ से मिल जाएगा, आई यहाँ से मिल जाएगा। देखेंगे आई पी की वैल्यू, प्राइमरी की जो करंट आएगी वो यहाँ से मिल जाएगा, और इसका एरिया जब निकालेंगे तो करंट डेंसिटी आपके पास दिया है तो यहाँ से निकाला जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हम तो ये निकाल लिए कि कितना हमारा तार लगेगा। अब हम उस तार की जो मोटाई है उसको भी निकालेंगे, तो उसे बोलते हैं व्यास। यहाँ निकालूंगा किसका व्यास, व्यास किसका, तार का, तार का व्यास। और किस साइड का है, प्राइमरी साइड। किस साइड का है भाई, प्राइमरी साइड। ठीक, प्राइमरी साइड तार का जो व्यास निकल के आएगा उसका फार्मूला निकालेंगे। देखेंगे डी हमारे व्यास को दिखाएगा, डैश, और यहाँ पी प्राइमरी को दिखाएगा। इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा 4/पाई ए डैश पी। क्या निकलेगा भाई, 4/पाई, रूट के अंदर है सब, ए डैश पी। ए डैश पी आपको यहाँ से मिलेगा, ये फार्मूले से ए डैश पी यहाँ से मिलेगा। इस फार्मूले से निकालेंगे तो यहाँ उसकी ये डी है, यहाँ से निकल के आ जाएगा उसका व्यास। क्लियर है? अब कितने टर्न होंगे, उन टर्न को अगर मैं निकालूं तो टोटल टर्न अगर मैं निकाल रहा हूँ, टोटल टर्न कितने लपेटे होंगे। ठीक, टर्न्स कितने लपेटे होंगे, इसका जो फार्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा भाई, टोटल टर्न। यहाँ मैं टी पी लिख रहा हूँ, प्राइमरी का, प्राइमरी का टोटल टर्न। तो प्राइमरी का वोल्टेज, ठीक, यहाँ वी पी मैं कह रहा हूँ कि प्राइमरी का वोल्टेज इंटू टी ई, यही ना फार्मूला आप शुरुआती में लिखे थे, दिखा दे रहे मैं आपको फिर से, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ये फार्मूला। टोटल टर्न की जो संख्या आई थी, यहाँ टोटल टर्न अगर मैं निकालूंगा तो टी ई इंटू ई इधर चला जाएगा ना, ये इधर चलाएगा, तो टी ई इंटू ई। ठीक, वही फार्मूला यहाँ लिखे हैं। ई जहाँ होता था वो हमारा वी होता था ना, देख लीजिए फिर से, ये वी होता था ना, तो यही वी हमारा ई के जैसा बिहेव करेगा, तो यहाँ वी पी हमारा लिखा गया है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से हमारा टोटल टर्न निकाला जा सकता है प्राइमरी के लिए। अब सेम यही प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, सेकेंडरी के लिए करेंगे। सेकेंडरी के लिए करेंगे, देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। फॉर सेकेंडरी बाइंडिंग, अब यहाँ से मैं आई एस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर रेटिंग, वी ए किसका, सेकेंडरी का, अपान सेकेंडरी का वोल्टेज वी एस। ठीक, या मैं आउटपुट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, आप समझते चलिएगा। ये आपका सेम वही जैसे आपका प्राइमरी की जैसा निकल रहा था, ऐसे इसके लिए निकालूंगा। या मैं लिख सकता हूँ कि ए एस सेकेंडरी का एरिया आएगा, आई एस सेकेंडरी की करंट, एस आपका करंट डेंसिटी है, यहाँ से निकलेगा करंट डेंसिटी। मैंने अभी आपको बताया कि ये है करंट डेंसिटी। ठीक, ये करंट डेंसिटी दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ से डी एस के स्थान पे मैं क्या निकालूंगा, डी पी के स्थान पे मैं क्या निकालूंगा, डी एस निकालूंगा। यहाँ से देखेंगे डी एस, ये हमारा निकलेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी सेम उसके जैसे ही देखेंगे, कैसे, ये अंडर रूट में क्या होगा भाई, 4/पाई इंटू एरिया हमारा कौन सा जगह, सेकेंडरी का एरिया, सेकेंडरी का एरिया हमारा कौन सा, ये यहाँ लिखेंगे ए एस। ये भी निकल आया कि हमारा तार कितना मोटा होगा। टर्न निकालेंगे तो टर्न भी आपका निकल आएगा इसके जैसे ही। टर्न क्या निकाला जा सकता है भाई, टर्न अगर निकालेंगे टोटल सेकेंडरी का टर्न, टोटल बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, टोटल सेकेंडरी टर्न। ठीक, टर्न ये हो जाएगा वी पी, हम यहाँ लिखने के बजाय वी एस लिखेंगे सेकेंडरी का, और टी ई लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा टोटल सेकेंडरी टर्न टी एस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये भी आप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या होगी कि जो सेकेंडरी का जो हमारा टर्न्स होता है, इनके बीच में हमारा इंसुलेशन देना होता है, तो इंसुलेशन की मोटाई भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ इंसुलेशन की मोटाई हमने के इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे इसे इस डेटा को इस तरीके से दिखा सकता है कि सेकेंडरी का जो टोटल टर्न होगा
वो इंसुलेशन की मोटाई भी इंक्लूड कर ले, क्योंकि देखिए बराबर रखते हैं तो हमारा सेकेंडरी में, चूंकि सेकेंडरी बाइंडिंग में हमारा करंट जो होती है चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा वेरिएशन लेना, वोल्टेज का वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर रखते नहीं है तो वोल्टेज हमारा वेरिएस इधर उधर हो जाता है, इसलिए इंसुलेशन की मोटाई हमारा कम और ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारा वोल्टेज भी कांस्टेंट रहे, क्योंकि करंट तो हमारा जो इंसुलेशन होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, अब वोल्टेज हमारा वेरी करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इंसुलेशन की मोटाई अधिक या कम रखनी पड़ती है। तो सामान्यतः अगर मैंने कहा कि अधिक रखी गई है तो ये इतना बढ़ा लिया, यानी इतने का वेरिएशन दे देते हैं। तो यहाँ पे Vs और Te ये हमारा फार्मूला हो जाएगी किसका, सेकेंडरी के टर्न की, किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी की टर्न की। अब नई हेडिंग हो जाएगी उपलब्ध विंडो का क्षेत्रफल, किसका हो जाएगा भाई, उपलब्ध विंडो का क्षेत्रफल। ये मैं निकालता हूं, उपलब्ध विंडो का जो क्षेत्रफल होगा उसका फार्मूला ये होगा, ये मैंने बुक से ही नोट कर दिया है, और यही होता है आपका BADCE। ये आपका क्या होता है ये देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये होता है आपका AED, इन सब के डेटा, इन्हीं सब का डेटा उसमें रख के वहाँ से उपलब्ध विंडो का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये पूरी विंडो है, देखो यहाँ जो विंडो है दिखाया, ये खाली स्पेस दिखाया गया है, ये खिड़की जैसा बन जाता है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा वो उस डेटा से निकाला जा सकता है। सेंट्रल लिम्ब की जो चौड़ाई होगी ये कैसे निकाला जाता है, ये कितना चौड़ा रखा जाएगा ये भी मैं फार्मूले से दिखा दे रहा हूँ कि कितना रखा जाएगा, ध्यान से रखिएगा। देखिए ये आपका सेंट्रल लिम्ब और ये इनके बीच में जो खाली स्थान बनता है ये होता है आपका विंडो, खिड़की जैसा बिहेव करता है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो उस फार्मूले से निकलेगा। ठीक, अब ये लिम्ब जो है इसकी चौड़ाई कितनी होती है ये भी फार्मूले से निकले। सेंट्रल लिम्ब की चौड़ाई का जो फार्मूला होगा वो हमारा A इंटू हमारा, जहाँ अगर मैं कहूँ कि A इंटू नहीं बल्कि अंडर रूट में AIG, ये मैंने आपको निकाला था स्टार्टिंग में, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ है AIG, ये मैंने निकाला था, ये AIG की जो वैल्यू आई थी इसी वैल्यू का रूट मीन्स निकाल लेंगे तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी, चौड़ाई निकल के आ जाएगी। क्लियर है। नई हेडिंग क्या हो जाएगी, आवश्यक विंडो का हमारा कितना आवश्यकता है विंडो का क्षेत्रफल उसे निकालेंगे। तो देखेंगे प्राइमरी के लिए अलग निकलेगा, सेकेंडरी के लिए अलग निकलेगा। देखेंगे प्राइमरी के लिए निकाल रहे हैं तो प्राइमरी के लिए आवश्यक स्थान हमारा क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला TP, हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न, यहां मैं लिख दे रहा हूं TP प्राइमरी टर्न, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न है, ठीक, टर्न्स है। और हमारा इसे बताइए प्राइमरी वाइंडिंग का जो हमारा है एरिया है, क्या है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग एरिया है। और SP हमारा क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है, ये हमारा है स्पेस फैक्टर, क्या है हमारा स्पेस फैक्टर, किसका, प्राइमरी वाइंडिंग का। यहां मैं लिख दे रहा हूं P जहां लिखा है ये समझिएगा कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग के लिए कहा गया है, अगर आपका S लिखा है वो सेकेंडरी। इनके लिए देखेंगे स्पेस फैक्टर की जो वैल्यू ली जाती है वो 0.8 ली जाती है, चाहे प्राइमरी के लिए हो चाहे आपका सेकेंडरी के लिए हो। तो ऐसे ही सेकेंडरी के लिए निकालेंगे फॉर सेकेंडरी बाइंडिंग, यहां मैं निकाल रहा हूं फॉर सेकेंडरी बाइंडिंग। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा भाई और सिस्टमेटिक नोट करेंगे तो आपका एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बुक से या फिर बुक से आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन वीडियो आप देखेंगे तो आपका पूरा सिस्टम मिल जाएगा कि मुझे इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है और कौन सा डेटा मुझे कहाँ से लेना है। ठीक, इसके लिए आप देखेंगे सेकेंडरी के लिए सेम यही प्रोसेस इसके लिए भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ TS हो जाएगा और क्या हो जाएगा AS हो जाएगा, कुछ है नहीं बस। अब यहाँ पे इसके लिए जो ये बेटा हम P लिखे थे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेकेंडरी के लिए SS हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए आ जाएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होगा। अब यहाँ पे भी हमारा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, SS की वैल्यू कितनी होती है 0.8, चूंकि फैक्टर है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन निकलेगा कि कुल आवश्यक विंडो का क्षेत्रफल किसका भाई, कुल आवश्यक विंडो का
क्षेत्रफल। ठीक, इसका जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, 1.25 कोष्टक में, ठीक, 1.25 कोष्टक में प्राइमरी के लिए अभी जो निकाला आपने, ठीक, ये प्राइमरी का, ठीक, अपान एस, यहां मैं लिख रहा हूं कि पी लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या एफ पी लिख सकते हैं फैक्टर के लिए, और प्लस का साइन बनाएंगे यहां, सेकेंडरी का वही लिखेंगे, ठीक, सेकेंडरी के लिए, ठीक। अब यहां पे ये आपका फार्मूला बन के आ गया। देखेंगे ये फार्मूला आया कहां से, प्राइमरी के लिए हमने निकाला था ये, सेकेंडरी के लिए निकाला था ये, तो टोटल अगर मैंने निकाला तो 1.25 इंटू प्राइमरी का प्लस सेकेंडरी का आवश्यक क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां तक आपका क्वेश्चन करना होता है। फिर से इस पूरे मैंने जितना भी आपको बताया इसका एक रिव्यू आपको दिखा दे रहा हूं, आप अच्छे से नोट करते चलिएगा, नोट करिएगा। देखिए पहले मैंने निकाला ट्रांसफार्मर का कोर के लिए, ट्रांसफार्मर का कोर मैंने निकालने की कोशिश किया, थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर के डिजाइन का है, तो ये देखेंगे ये इससे मैंने क्या निकाला, ट्रांसफार्मर, ये सारे डेटा फिर से रिवाइज करते हुए चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, ट्रांसफार्मर का कोर का क्षेत्रफल निकाला, फिर स्केटिंग फैक्टर आपको मैंने बता दिया, वो भी स्टैंपिंग की साइज, यहाँ पे स्टैंपिंग को मैंने दिखाया फिगर में आपका कैसे होता है, फिगर से स्टैंपिंग की साइज ले लेंगे। फिर मैंने ये मेरा कोर का डिजाइनिंग हो गई, ठीक। उसके बाद मैंने किसका डिजाइनिंग किया, उसके बाद डिजाइनिंग मैंने किया बाइंडिंग के लिए। जब बाइंडिंग के लिए डिजाइन किया तो देखेंगे ये मेरा बाइंडिंग के लिए सारा डेटा आ गया, बाइंडिंग भी मेरा डिजाइन हो गया, बाइंडिंग का व्यास मिल गया प्राइमरी सेकेंडरी का। फिर मैंने क्या निकाला कि जो स्पेस बीच में बच रहा था उसकी डिजाइनिंग किया, तो उसके स्पेस की डिजाइनिंग के लिए ये हमारा ये फार्मूला बन के आया। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफार्मर के डिजाइन के सारे फार्मूले आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। थैंक यू।